हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज का ये वीडियो होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी ड्राइवर के लिए जो है प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था। तो आज का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहला दूसरा प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और लगभग सभी का सिलेबस सेम है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ। तो यही चार सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन मिलाकर आएगा, तो उसी कुछ से संबंधित हम चीज़ें देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 3 और इसमें 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपके जो है पैराग्राफ से दिया गया है, मतलब गद्यांश है। गद्यांश को आप पढ़िएगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक। इसके बाद इसमें 5 क्वेश्चन इससे आएगा, तो उसको आपको आंसर देना है। ठीक है, गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश यही है कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है। ठीक है, अब आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा बी पार्ट। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण बनता है। गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ही गद्यांश ही है कि अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो क्या होता है। तो अप्रगतिशील रूप में मजाक जब उड़ाते हैं तो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है उसका अप्रगतिशील रूप में जो है मजाक उड़ाया जाता है। तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर डी पार्ट निकल के आएगा। ठीक है, गद्यांश से अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ से, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या होता है। गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर निकल के आएगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट है। ठीक है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्या लाभकारी हो सकता है, तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति लाभकारी हो सकते हैं। ये भी आपको गद्यांश में इसका आंसर मिल जाएगा। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या होती है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जो है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी गद्यांश से रिलेटेड था। तो 5 क्वेश्चन हो गए गद्यांश से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन हिंदी के। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो जब दो व्यंजनों को एक साथ मिलाया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे कि 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन है जो कि दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा ये क्या होते हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है। तो इन दोनों को आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह। अंग और आहा को क्या कहते हैं, अयोगवाह। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या होता है। अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है, घोष होता है या फिर अघोष होता है। तो देखिए हिंदी का जो स्पर्श व्यंजन का पांचों वर्ग हैं, का वर्ग हो गया, ठीक है, चा वर्ग हो गया। तो इसमें जो दूसरा और चौथा वर्ण आता है, जैसे का वर्ग में दूसरा है खा और चौथा वर्ण आता है घा, तो ये दोनों वर्ण जो होते हैं ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट सही है, महाप्राण व्यंजन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। देखिए निसहाय में प्रयुक्त जो उपसर्ग है इसमें प्रयोग किया जाता है निह। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, निह शब्द इसका, निह उपसर्ग सही है। ठीक है, अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। मतलब जो अनेकार्थक शब्द, पानी के बहुत सारे अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 और 4 ऑप्शन दिया गया है पानी के अनेकार्थक शब्द में, एक नहीं होगा इसका। तो देखिए इज्जत, इज्जत जो है वो पानी के अनेकार्थक एक अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चमक भी पानी के एक अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है और जल जो होता है एक अलग अर्थ होता ही है। संजीवनी जो होता है वो पानी के अर्थ में नहीं होता, अनेकार्थक नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। अगर इस तरीके से आपको कंडीशन वाला आ जाए कि यदि, तो मतलब बारिश अगर होती तो सूखा न पड़ता, तो इसमें जो काल आता है ये किस प्रकार के काल में जाता है। तो ये होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, हेतु हेतु मद भूतकाल। आहट, आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, ये किस प्रकार के प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तीनों शब्द जो है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आहट, आवस और आस जो है ये आते हैं आपके भाववाचक में। ठीक है, भाववाचक में आते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक प्रत्यय के अंतर्गत होते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। क्षुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक है। क्षुद्र का पर्यायवाची, क्षुद्र के पर्यायवाची में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा, क्षुद्र का अन्य पर्यायवाची में नीच और अधम भी होता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इनमें धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? धड़ाधड़ जो शब्द है इनमें कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है, या फिर प्राविशेषण है? तो देखिए धड़ाधड़ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ये एक तरीके से क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। धड़ाधड़ शब्द इसमें यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। इसमें तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द कौन कौन से हैं बताना है। संकल्प किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, संकल्प किस प्रकार का शब्द है? तो संकल्प जो होता है वो तत्सम होता है, तो एक अथरी हो जाएगा। सूरज जो दिया गया है ये किस प्रकार का शब्द है? तो सूरज जो होता है वो तद्भव होता है, ठीक है। काका किस प्रकार का शब्द है? तो काका जो होता है ये देसी शब्द है, ठीक है। काका क्या है? देसी शब्द है। और मोटर जो है ये विदेशी शब्द है, इंग्लिश शब्द है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृताकृत में कौन सा समास है? कृताकृत में समास की अगर हम बात करेंगे तो कृताकृत में कर्मधारय समास होगा। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन राइट। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए, इनमें से कौन सा एक का ये तीनों चारों अर्थ निकलता है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अर्थ का जो धन होता है, अर्थ का जो मतलब कि एक अर्थ होता है धन, और अर्थ मतलब अर्थ भी होता है, और अर्थ मतलब कारण भी होता है, और अर्थ मतलब लिए भी होता है। तो इसलिए यहाँ आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला जो दिया गया है वह सब प्रकार के दोषों से विहीन है। तो यहाँ देखिए ये सही है, शुद्ध रूप से लिखा हुआ, ठीक है। वह सब दोषों से हीन है, ये भी शुद्ध रूप से लिखा, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, तो मुक्त नहीं होते। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अशुद्ध है वो सी पार्ट है, बाकी सारे सही है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अक्ल के दुश्मन इसका मतलब होता है महामूर्ख, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? महामूर्ख कहेंगे। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्त का अर्थ क्या है ये बताना, ठीक है। ये जो लोकोक्त दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है ये बताना। तो देखिए आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ होता है कि गुण के विरुद्ध नाम होना। मतलब आंख के अंधे हैं और उनका नाम क्या है? नयन सुख। नयन मतलब आंख होता है, आंख का सुख, यानी कि इनके गुण के विरुद्ध क्या है? नाम होना। तो इस तरीके से इसका अर्थ हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम। अगला प्रश्न बताना, गाय कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गाय की बताइए क्या हो जाएगा? तो गाय एक जातिवाचक हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखिए अब पढ़कर क्या, इस वाक्य में क्रिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप से इसमें से लिखा हुआ है? ठीक है, शुद्ध रूप से लिखा हुआ शब्द जो है वो है भीष्म, और भीष्म जो लिखा हुआ है सी पार्ट में ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, इसमें किस प्रकार का ये वाक्य है? ठीक है, तो देखिए इस प्रकार कर हम देखें तो इस प्रकार इसमें जो है संकेत की तरीके से बात कहा गया कि अगर पानी न बरसता तो धान सूख जाता, मतलब कि बरसने से उसका संपर्क है। तो यहाँ पे हो जाएगा संकेतवाचक, ठीक है, संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत ये आएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से सही युग्म इसमें बताना। तो अधिष्ठित दिया गया, अधिष्ठित का विलोम इसमें लिखा हुआ प्रतिष्ठित, जो कि गलत है, ठीक है। तो ए पार्ट तो गलत हो जाएगा। अधिष्ठित का विलोम क्या होता है? तो अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित, ठीक है, अनधिष्ठित होता है। इसके अलावा आस्था का विलोम दिया गया विश्वास, जो कि गलत है। आस्था का विलोम जो होता है वो होता है अविश्वास, ठीक है, अविश्वास होता है, या फिर अनास्था, ये दोनों विलोम हो सकते हैं। विश्वास नहीं होगा तो ये गलत है, और यहाँ पे हमें सही वाला बताना, ठीक है। असूया का अनसूया दिया गया है, जो कि ये सही है। तो ये सही रूप से विलोम जो सी पार्ट में दिया गया है। और डी पार्ट में है प्रमुख का विमुख, जो कि गलत है। प्रमुख का विलोम क्या होता है? तो प्रमुख का विलोम होता है गौड़, ठीक है, प्रमुख का विलोम क्या होता है? गौड़ होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन में गलत मतलब सही दिया गया था, बाकी सारे गलत थे। चलिए
अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के मैत्रेयी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको 2024 वाला करंट अफेयर 2023-24 वाला पढ़ना है, 2022 वाला नहीं पढ़ना है। इसमें आंसर हो जाएगा बी पार्ट, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन थे, किन्हें बनाया गया था? तो उनका नाम है मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, अभी भी ये वर्तमान में है। चलिए, 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है मुंबई के द्वारा जीता गया था। अभी बात करेंगे अगर 2023 का जो लेटेस्ट है, 2023 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया है? तो ये पंजाब के द्वारा जीता गया। पंजाब का ये पहला टाइटल, पहला खिताब है जो कि जीता है। ठीक है, पंजाब ने किसे हराकर जीता है? तो बड़ौदा को हराकर जीता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 2024 का जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होगा अभी नवंबर में, तो उसकी अलग बात है, ये पंजाब वाला याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिपन। रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है क्योंकि 1882 में इसने सर्वप्रथम जो है स्थानीय पंचायती राज स्थापना का जो है इसने पहल प्रारंभ किया गया था। इसके माध्यम से इसका कार्यकाल था 1880 से लेकर 84 तक। ठीक है, उसी के बीच में शुरुआत की, इसीलिए इसे रिपन का जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अब क्वेश्चन आपका शुरुआत हो गया जीएस से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? देखिए, अल्पाइन देश में टोटल 8 देश आते हैं। 8 देश कौन कौन से हैं तो वो भी जान लीजिए। पहला उसमें हो जाता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हो गया। फिर दूसरा आ जाता है उसमें फ्रांस। ठीक है, तीसरा जर्मनी आता है, जर्मनी अल्पाइन देश के अंतर्गत आता है। इटली आता है। ठीक है, इटली अल्पाइन देश के अंतर्गत। फिर आता है मोनाको, मोनाको जो है देश आता है। स्लोवेनिया देश आता है, स्लोवेनिया देश। ठीक है, स्लोवेनिया भी अल्पाइन देश के अंतर्गत आता है। फिर आता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और एक है क्रिकटेनस्टीन। ठीक है, क्रिकटेनस्टीन, क्रिकटेनस्टीन देश है जो कि ये आता है। तो ये 8 देश हैं जो टोटल अल्पाइन क्षेत्र से जुड़े हुए देश हैं, तो इनको अल्पाइन देश के क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इटली जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय तबला वादक का नाम बताना है जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कबीर चौरा में हुआ है और वो बनारस घराने से संबंधित है? तो वह तबला वादक का नाम है पंडित किशन महाराज। ठीक है, वो तबला वादक कौन है? पंडित किशन महाराज हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो विरह के भाव को दर्शाता है और मानसून के महीने में वो गीत है कजरी, कजरी को गाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और ये है, यहाँ पर क्या है ये बताना है। ठीक है, कुशीनगर में क्या है जिसके कारण बौद्ध लोगों का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो यहाँ पर जो है रामभर स्तूप स्थित है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी, मतलब जमीनी जो सीमा है वो कितनी लंबाई है उसकी टोटल? तो वो है 15,200 किलोमीटर। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो वो है लूनी नदी। ठीक है, जो कि रेगिस्तान से होकर बहती है। आंसर ए ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्यों में अग्र चर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात कितना है? ठीक है, अग्र चर्वणक दांत टोटल कितने होते हैं? तो मनुष्यों में 8। आगे वाले जो ऊपर के 4 दांत और नीचे के 4 दांत होते हैं इन्हें अग्र चर्वणक दांत कहते हैं। तो ये 8 होते हैं और चर्वणक दांत जो होते हैं 12। तो 8:12 हो गए। इनको और सॉल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो 2:3 अनुपात हो जाएगा अग्र चर्वणक और चर्वणक दांतों का। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो उसको हम कहते हैं टेफ्लॉन। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC की बात कर रहा है, इसकी सामान्य संख्या 1000 प्रति मिलीमीटर क्यूब कितनी होती है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो संख्या होती है 4.5 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब के अंतर्गत होता है। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम लोकसभा की कुल संख्या का 15% जो है मंत्री हो सकते हैं। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रीशैलम बांध की अगर हम बात करेंगे तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है
और ये कहाँ पर पड़ता है ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर बनाया गया है, श्रीशैलम मंदिर के पास में बनाया गया है, इसीलिए श्रीशैलम बांध इसका नाम पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश की अगर हम बात करेंगे तो पाल वंश का पहला शासक था गोपाल। ठीक है, पाल वंश जो है 750 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। गोपाल ने इसकी स्थापना किया था और ये इसका जो पाल वंश का शासन रहा था 1174 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, पाल वंश जो है कहाँ पर शासन किया था? तो बिहार और बंगाल में इसका शासन क्षेत्र रहा था। ठीक है, पाल वंश की अगर हम बात करेंगे तो 8वीं शताब्दी, अगर शताब्दी में पूछेगा तो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ पाल वंश के बारे में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? ठीक है, तो भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत टोटल 22 फसलों के लिए जो है तय किया गया एमएसपी। ठीक है, तो 22 फसलें हो जाएंगी। 22 फसलें कौन कौन सी आती हैं? तो उसमें 7 अनाज है, 7 प्रकार के अनाज की फसलें आती हैं, जिसमें आपका आ जाता है धान, गेहूँ। ठीक है, याद रखिएगा, धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और साथ ही साथ जौ। ठीक है, इसके बाद इसमें 5 प्रकार की दालों के नाम आते हैं। दाल दाल में आज आपका आता है चना, चना, अरहर, अरहर या फिर तूर जिसको कहते हैं। ठीक है, अरहर हो गया, उड़द भी आता है इसके अंतर्गत, मूंग और मसूर की दाल, मूंग और मसूर की दाल। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें 7 प्रकार की तिलहन। तिलहन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें आ जाता है आपका सरसों। ठीक है, तिलहन में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तिल, कुसुम, नाइजर सीड एक आता है। 7 प्रकार की तिलहन हो गए। और 3 प्रकार की वाणिज्यिक फसलें भी आती हैं जो एमएसपी निर्धारित किया जाता है। तो 3 प्रकार की वाणिज्यिक फसल में कपास हो जाता है आपका, कपास, खोपरा, एक खोपरा फसल होती है, खोपरा फसल। ठीक है, और एक आता है कच्चा जूट, कच्चा जूट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की वाणिज्यिक फसल आता है। तो इस प्रकार आपका जो है क्या 22 फसल हो जाती हैं जो एमएसपी निर्धारित किया जाता है। और गन्ने के लिए जो है अलग से एफआरपी का जो है निर्धारण किया जाता है, पालन किया जाता है। उसमें अगर हम बात करें एफआरपी में तो उचित पारिश्रमिक मूल्य, पारिश्रमिक मूल्य होता है जिसको एफआरपी कहते हैं, जो कि अलग से उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मधुबनी ये बिहार की मिथिला से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना ये पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? यूरोपीय कॉन्टिनेंट यानी यूरोपीय महाद्वीप का देश, इसमें से अगर हम देखें तो बुल्गारिया जो आता है ये यूरोपीय कॉन्टिनेंट का देश है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या रहा था? तो उस कोड का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है? तो वो पुरस्कार का जो पोर्टल है वो कौन सा पोर्टल, उसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया, तो सी पार्ट इसका राइट है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा किन 2 स्टेशनों के मध्य शुरुआत किया गया है? तो उसका नाम है कोयम्बटूर से शिरडी। ठीक है, ये शुरुआत किया गया जो कि पहली निजी सेवा है, निजी ट्रेन सेवा है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए जीएस का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में महिला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता है? तो ये जीता गया था, इसका हो जाएगा सी पार्ट, स्पेन के द्वारा जीता गया। ठीक, स्पेन, तो आंसर हो जाएगा इसका स्पेन। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और रह जाता है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है किलायु। किलायु जो कि हवाई द्वीप पर पड़ता है, अमेरिका के पास हवाई द्वीप पर, जो कि संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, तो किलायु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न। अब क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मैथ्स, मैथ से क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन भी पूरे हो गए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो इसलिए जुड़े रहिएगा वीडियो से, क्योंकि मज़ा अभी आने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैथ से है कि जो दिया गया है ये सीरीज आंकड़ा जो दिया गया है, इसका मध्यका और बहुलक का अंतर बताना है। ठीक है, मध्यका और बहुलक। मध्यका की बात करेंगे तो देखिए मध्यका अगर जो ये पद है, पद अगर सम है तो इसका फार्मूला अलग होता है। फार्मूला क्या होता है? पिछले वाले अगर आपने प्रैक्टिस शीट देखा होगा तो उसमें मध्यका जब निकालना था तो उसमें क्या था, पद विषम था, तो उसका फार्मूला अलग लगाया था। अब यहाँ पे पद सम है
इसका जिसको गिनेंगे तो पद होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो 20 सम पद है। और सम जब होता है तो उसके लिए माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है, और इसका सभी का /2, ये होता है माध्यिका निकालने का फार्मूला अगर सम हो। तो n/2 मतलब 20/2 वां पद हो जाएगा, प्लस n/2 यानी 20/2 यानी कि 10, और 10 + 1 यानी कि 11वां पद, ठीक है, 11वां पद हो जाएगा बटा 2, और यहाँ भी 10वां पद, तो 10वां पद प्लस 11वां पद बटे 2। तो 10वां पद इसमें से क्या है, 10वां पद जो आपका है वो है 45। अब इसको इस तरीके से मत गिनिएगा, इसको पहले रीअरेंज करिएगा, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको रीअरेंज करना है सभी को, ठीक है। तो तब आएगा आपका 45 10वां पद, और 11वां पद जो आएगा वो आपका आ जाएगा 46। तो इन दोनों को लिख के /2 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 91/2, और इसको जब भाग करेंगे तो 45.5 जो आ जाएगा ये आपकी मध्यिका हो जाएगी। मध्यिका निकल के क्या आएगी 45.5। अब आपको इसमें निकालना है बहुलक। बहुलक बताना, तो बहुलक क्या है, तो बहुलक देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ है वही बहुलक हो जाता है, और सबसे ज़्यादा बार देखिए 42 42 42 3 बार आया है, ठीक है। इसके बाद और भी कोई संख्या जो है बात ज़्यादा बार रिपीट नहीं, 33 एक बार, 33 की अगर हम बात करें तो 2 बार आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो 42 रिपीट हुआ, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा बहुलक। अब इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो 45.5 में से अगर हम 42 को घटाएंगे तो मान क्या निकल के आएगा 3.5, और हमें यही बताना था। तो 3.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। व्यंजक दिया गया है और इसे किससे विभाज्य है ये बताना है, ठीक है। तो विभाज्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब इसके विभाज्य बताना है, ठीक है। तो चलिए विभाज्य को हम निकालते हैं। विभाज्य को हम निकालते हैं, क्या क्या इसके मतलब खंड होंगे या विभाज्य होंगे। तो देखिए ये जो मान दिया गया इसमें हम क्या करें, 3x³ + x² में हम कॉमन कर लेते हैं x²। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x + 1, फिर इसके बाद प्लस करके हम 1, यहाँ पे -2x -1 बचेगा, तो हम यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो 2x + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में अब हम 2x + 1 कॉमन कर लेंगे तो एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा -1। तो देखिए अब ये आपका एक अलग मतलब इसका उपखंड आ गया। तो 2x + 1 और x² -1 इसके दो विभाज्य होंगे। 2x + 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है। अगर और पूछा जाता तो x² - 1 भी इसका एक अन्य विभाज्य है। तो इस तरीके से आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यही करना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो यदि वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा ये बताना। तो देखिए जब परिधि हो जाता है, परिधि में क्या है 2πr, ठीक है। परिधि होता है 2πr, मतलब एक r है और उसमें 10% की वृद्धि कर दिया जा रहा है। देखिए इसका जो ट्रिक फार्मूला होता है y + y × y/100, ठीक है। यानी कि 10% वृद्धि होती है, और क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल में r² होता है। r² मतलब 2 बार यहाँ पे r को लिया गया है, तो इस तरीके से ट्रिक लगाते हैं। अगर 10% वृद्धि की जाए तो 10 + 10 + 10 × 10 बटे 100 कर देंगे, और इस तरीके से हमें पूरा वृत्त का क्षेत्रफल के परसेंटेज में निकल आएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 10 20 हो जाएगा, +1 यहाँ 1 आ जाएगा, तो 20 1 21% की वृद्धि जो है क्षेत्रफल में हो जाएगी। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर इसकी त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि करी जाएगी, तब भी इसी तरीके से अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कितने % वृद्धि होगा, तब भी इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रिक शॉर्टकट विधि है, तो यही याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। दो संख्याओं का मासा और लासा मतलब कि मात्रम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। 12 और 144, यदि एक संख्या 36 दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम
इंटू एच सी एफ, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे रख देंगे एलसीएम का मान और एच सी एफ का मान और x गुणे 36 कर देंगे। यहाँ अब हम भाग कर लेंगे इसको, तो 144 गुणे 12/36, 12 3 36, 3 से कट जाएगा, 3 से 144 को काटेंगे तो 3 चौके 12, 2 3 और 24, तो x का मान 48 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग, अंतर और गुणनफल 5:1:18 के अनुपात उनके वर्गों का अंतर बताना। ठीक है, वर्गों का अंतर बताना। तो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको हम लगाते हैं, योग, अंतर और गुणनफल, मतलब कि हम लगते हैं, मान ले दो संख्याएं कौन सी है, ए और बी है, तो ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी अनुपात ए बी, ये बराबर क्या है, 5:1:18 के। ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम ए प्लस बी निकालेंगे तो 5 के हो जाएगा, ए माइनस बी के हो जाएगा और ए बी 18 के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करें कि हमें निकालना क्या, उनके वर्गों का अंतर, मतलब कि वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें निकालना है, यानी कि हमें अगर ए प्लस बी का मान पता चल जाए और ए माइनस बी का मान पता चल जाए तो हमें जो है हल हो जाएगा। ए प्लस बी का मान है 5 के और ए माइनस बी का मान है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं 5 के इंटू 1 के, तो ये हो जाता है 5 के स्क्वायर। अब हमें निकालना है फाइनली के स्क्वायर का मान। तो के स्क्वायर के मान के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मान रखते हैं ए प्लस बी का मतलब 5 के हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी का मान 18 है तो 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, 18 दूना 36 के आ जाएगा। इस तरीके से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फंस रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि 18 दूना 36 के यहाँ पर आ जाएगा। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 36 के, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 36 के। इधर पक्षांतर करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 36 के बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इस मान को उठा के हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है के स्क्वायर प्लस 36 के प्लस 36 के और दिया गया है। ठीक है, तो के स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये आएगा जब इधर, तो माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर। इधर 36 के प्लस 36 के तो ये जाएगा 72 के, 72 के हो गया। यहाँ से एक के से एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक के बचेगा 72/24। तो 24/72/24, 24 को 72 से 24 से 72 को काटेंगे तो 24 या 72 होता है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, के का मान 3। ठीक है, के का मान 3 आ गया। और हमें निकालना था यहाँ, अब देखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 5 के इंटू के मतलब 5 के स्क्वायर, तो 5 गुणे के स्क्वायर का मान 3, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 बजे 45 हो जाएगा। तो उनके वर्गों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, 45 होगा। वर्गों का अंतर क्या होगा, 45 होगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया। सी पार्ट इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना का गुणनखंड x-2 है तो इसके अन्य गुणनखंड बताना। अन्य गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x-2 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x³ है तो x स्क्वायर को हम बार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x³, माइनस है तो माइनस कर देंगे, -2x² आ जाएगा। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ के 4 2 6x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे -3x उतारेंगे, फिर इसको हम लेकर जाएंगे 6 बार 6x, तो हो जाएगा 6 कम 6x² माइनस 6 दूनी 12x। तो यहाँ पे फिर हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6x² माइनस 6² और ये जुड़ जाएगा 12 माइनस 3। ठीक है, -3 है तो 12 माइनस 3 हो जाएगा 9x के हो जाएगा। फिर -18 बचेगा, फिर उतारेंगे, इसके बाद फिर हम इसको लेकर जाएंगे 9 बार, +9 लेकर जाएंगे
तो 9 एकम 9 x हो जाएगा, माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारा जो भागफल आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, इसको कैसे गुणन, तो 6x को हम तोड़ते हैं और ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 9 आए, जोड़ने अथवा घटाने पर 6 आए। ठीक है, तो 3 और 3 अगर 3x में तोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9 आएगा गुणा करने पर, और 3 3 6x हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 3x लिखा गया। तो यहाँ पे अब हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इसके अन्य जो गुणनखंड आएंगे वो क्या हो जाएंगे, x प्लस 3 और x प्लस 3। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से इसको लगाया जा सकता है, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गणित की परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी में पास करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट के द्वारा निरूपित करा जाए तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे कोई वृत्त है तो उसका जो पूरा जो कोण होता है वो कितनी डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब 20% छात्र हैं, इनको अगर हम 360 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100। 20% को 20/100 लिख सकते हैं, इंटू 360 कर देंगे, गुणा कर देंगे तो यहाँ से दोनों शून्य कट जाएंगे, तो 36 दूना 72 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। तो केंद्रीय कोण में 72 डिग्री होगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मीटर की एक भुजा वाले समचतुष्फलक के परिमाण का पता लगाएं। ठीक है, तो समचतुष्फलक का वॉल्यूम यानी कि परिमाण की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, तो वो होता है a³ √3/12। ये फार्मूला होता है। ठीक है, परिमाण का पता लगाने। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 24 का क्यूब रख देते हैं, 24 का क्यूब इंटू √3/12 हो जाएगा। 24 का क्यूब इंटू √3/12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बस यही सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 गुणे 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू √3/12 कर सकते हैं। यहाँ से 12 को कैंसिल करेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576 और गुणे 2 गुणे √3 है। ठीक है, 576 गुणे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1152 √3 मीटर क्यूब। तो 1152 अंडर रूट 3 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 1152 अंडर रूट मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है। ये इतना मान दिया गया, एक्स का मान हमें बताना है, तो सरल करना है, आप लोग सरल कर लीजिएगा, इजी है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ए और बी का योग क्या होगा, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है और जो 44 और 55 के मासा मतलब महत्तम समापत्र यानी कि एचसीएफ का 20 गुना है। ठीक है, 20 गुना है और बी 25 का वर्ग है। तो देखिए, बी दिया गया है 25 वर्ग का वर्ग, तो बी मतलब 25 का स्क्वायर यानी कि 625। ठीक है, 625, तो बी बराबर 625। और फिर दिया है 44 व 55 का एचसीएफ। 44 और 55 का एचसीएफ कितना होगा, तो 11 होगा और ये इसका 20 गुना है, तो 20 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये ए बराबर हो जाएगा 11 दूना 22 220। और ये दिया गया है ए जो है उस संख्या का कितना 75% है। ठीक है, तो इसका 75% अगर हम निकालते हैं, 75/100 करेंगे तो 25×3 = 75, 25×4 = 100। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 165। ए बराबर क्या आ जाएगा 165। अब हमें पूछा गया कि ए और बी, ए प्लस बी का मान, तो ए का मान आ गया 165 प्लस बी का मान 625 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 790। ठीक है, तो यही निकालना था जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो 790 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो यदि एक संख्या कि 3/6वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 है, मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, परिणामी संख्या 54 है तो मूल संख्या क्या होगी ये बताना है। तो देखिए, यदि एक संख्या मतलब कोई संख्या है उसका 3/6वां हिस्सा मतलब 3x/6 का हिस्सा जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 आता है। तो मूल संख्या मतलब x पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 से तो 2x + x/2 बराबर 54 के यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा
54 गुणे 2, ठीक है। तो x बराबर 54 गुणे 2/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 2 3 और 24, 18 दूना 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो मूल संख्या क्या होगी? 36 होगी। बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा? अगला प्रश्न है। अब ये इजी क्वेश्चन है, 250 का 7% निकालना, ये कितना परसेंट जो है 700 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए x% है तो 250 का x/100 बराबर ये 700 दिया गया है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद, ठीक है, 25, ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 140 और x बराबर हो जाएगा 14 दूना 28, 280। तो 280 इसका मान आएगा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक दुकानदार की एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर 12%, 12.5% का लाभ कमाता है, जो कि 25 रुपये है। तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये कैसे लगेगा? तो देखिए, अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है, मतलब 10% की जो छूट देता है, 1/10 हो जाएगा। 10% मतलब 100, 10/100 करेंगे तो 1 शून्य कट जाएगा, 1/10 बचेगा। अब यहाँ पे अगर वो 10 रुपये MRP बिकता है तो उस पर छूट देता है 1 रुपये के, तो 9 रुपया जो है उसका क्या होता है? सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य हो जाता है। 10% अंकित मूल्य पर छूट देता है, मतलब 10 रुपये का कोई चीज़ है तो 1 रुपये छूट देगा, 10% हो जाएगा, तो 9 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो 9 रुपये क्या हो जाएगा? उसका SP हो जाएगा, मान लेते हैं। और फिर क्या कहता है कि 12.5% फिर भी लाभ कमाता है इस पर। तो 12.5% कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा 1/8, ठीक है। आप इसको 12.5/100 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा काट पीट के। तो यानी कि ये लाभ कमाता है। तो लाभ कमाता है मतलब कि 8 रुपये की सामान ये बेचता है 9 रुपये में, यानी ये 8 CP हो गया, 9 हो गया इसका SP, ठीक है। 8 रुपये का सामान 9 रुपये में बेचता तभी 1 रुपये का लाभ कमाएगा, तो फिर भी ये लाभ कमाता है। जो कि कह रहा है जो कि 25 रुपये है, ठीक है। जो कि क्या है? 25 रुपये है, मतलब कि जो ये 1 रुपये का इन दोनों में से लाभ कमाता है जब 12.5% पर, तो मतलब कि 8 रुपये का खरीदता, 9 रुपये बेचता, 1 रुपये का लाभ कमाता जो कि 25 रुपये, मतलब कि 1 रेशियो बराबर ये 25 के दिया है, ठीक है। 1 रेशियो बराबर 25 के दिया गया है। तो अब यहाँ पूछा गया अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य हम लोगों ने माना था MRP 10 रेशियो के, तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 गुणे 25 गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रेशियो का मान 25 है, तो ये हो जाएगा 250 रुपये। 250 रुपये, तो 250 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा गया था। अब अगर यहाँ पे पूछ ले कि इसका खरीद क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि CP, कॉस्ट प्राइस, तो CP है 8 रेशियो के, CP है 8 रेशियो का, तो 8 गुणे 25 कर देंगे और 25 अट्ठे 200 रुपये हो जाएगा उसका खरीद रेट। इसके बाद पूछ ले सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 9 रेशियो के, तो 9 से गुणा कर देंगे 25 का, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 225 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर इसमें हो जाएगा D ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ से माध्य और बहुलक निकालना है। पहला क्वेश्चन जिस तरीके से था उसमें मध्यिका और बहुलक था, यहाँ पे माध्य और बहुलक है, ठीक है। तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया वही बहुलक हो जाता है, तो यहाँ पे 12 3 बार आया है तो 12 जो है बहुलक हो जाएगा। 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ऑप्शन से अगर चलेंगे तो माध्य कैसे निकाला जाता है? माध्य का फार्मूला भी बताया पिछले प्रैक्टिस में, जितनी संख्या है उनका योग, ठीक है, उनका क्या है? योग बटे कुल संख्या, जितनी कुल पद हैं उनकी संख्या, ठीक है। ये तब हम निकालेंगे तो माध्य, इन सभी को जोड़ लीजिएगा आप, ठीक है। इनको जोड़िएगा, इनको जोड़ने के बाद ये कितने पद हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। 7 से डिवाइड कर दिएगा तो इनको जब आप जोड़ेंगे 70 आएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो माध्य आ जाएगा 10, माध्य आ जाएगा 10। तो 10 और 12 राइट हो जाएगा, जो कि ये पार्ट में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। कृष्णा ने 10 रुपये प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी और 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया, ठीक है। मैंने 10 रुपये का खरीदा था, 12 रुपये की दर से बेच दिया। यदि उसने कोई भी छूट न दे तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? अगर छूट, जैसे 20% की छूट देने के बाद वो जो है 12 रुपये की दर से बेचता है, लेकिन अगर कोई छूट न दे तो उसका लाभ क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। देखिए 10 पेंसिल, 10 10 रुपये के प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 1000 रुपये, ठीक है। 100 गुणे 10 1000 रुपये, तो ये CP हो गया 1000 रुपये।
अब कह रहा है 20% की छूट दे रहा है। 20% की छूट मतलब कि 1/5 हो जाएगा ये, मतलब कि 5 रुपये MRP है तो 4 रुपये में बेच रहा है। छूट देने पर क्या हो जाता है, ये MRP हो जाता है। ठीक है, तो 5 रुपये उस पर MRP पड़ा है और वो 4 रुपये में उसको बेच रहा है, तो 20% की छूट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और सेलिंग प्राइस उसका क्या है, 12 रुपये की प्रत्येक दर से। तो 100 पेंसिल जो था वो 12 रुपये की प्रत्येक दर से बेच रहा है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP वो हो जाएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 रुपये जो दिया गया है यहाँ पे 4 रेशियो के दिए गए, 4 रेशियो के बराबर 1200, तो 1 रेशियो के बराबर 300। पूछा क्या गया है, उसका परसेंटेज लाभ, तो उसका परसेंटेज लाभ यहाँ से MRP निकाल गए, तो 5 रेशियो दिया गया, तो MRP इसका हो जाएगा 300 गुणे 5, तो 5 तिया 1500। ठीक है, 1500 हो गया। अब ये कह रहा है कि कोई छूट न दे, तो अगर छूट नहीं देगा तो 1500 पर ही बेचेगा। ठीक है, छूट देने के बाद 1200 को बेच रहा था, तो 1500 का बेचेगा जब छूट कोई नहीं देगा, तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1500 और उसका कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है 1200। तब ये कितना लाभ कमा रहा है, तो इसको घटाएंगे तो 300 रुपये का लाभ कमा रहा है। सॉरी, 1000 रुपये कास्ट प्राइस, तो 500 रुपये का लाभ कमा रहा है। ठीक है, 500 रुपये का क्या लाभ कमा रहा है। अब जब लाभ 500 रुपये है तो इसका हमें निकालना है कि परसेंटेज, तो 500 रुपये लाभ किस पर कमा रहा है, 1000 रुपये पर। ठीक है, तो 1000 रुपये पर 500 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो उसका लाभ परसेंटेज हो जाएगा 50%। लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50%। तो प्रॉफिट जो उसका होगा 50% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए, राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और 2.5 लाख रुपए में बेच दिया, उसका परसेंटेज लाभ इजी है, इसको लगा सकते हैं। ठीक है, उसका परसेंटेज लाभ बताना है, तो 2 लाख रुपए खरीदा, 2.5 लाख रुपए में बेचा, मतलब 50 हजार का उसका लाभ हुआ, कितना, 2 लाख पर। ठीक है, 2 लाख पर उसका 50 हजार रुपये का लाभ हुआ। अब इसको परसेंटेज में बताना है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो 4 शून्य इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, 1 शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो लाभ उसका हो जाएगा 25%। लाभ कितना होगा, 25%। 5×25 आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, ये दिया गया है और x बराबर कितना है, इसको सॉल्व करिएगा, इजी है, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बताइएगा ऑप्शन में। ठीक है, या फिर हम इसका आंसर बताया दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका डी पार्ट सही है आंसर। ठीक है, डी पार्ट इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो कंपनी ए और बी प्रति कंप्यूटर 36,000 रुपये पर बेचती है। अगर कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करती है, मतलब MRP पर करती है, और लागत मतलब कॉस्ट पर करती है। ठीक है, इसके बाद कंपनी बी अपने लाभ की गणना बिक्री मूल्य पर, मतलब सेलिंग प्राइस पर करती है, विक्रय मूल्य पर करती है, तो प्रत्येक कंपनी 20% का लाभ भी कमाती है। अब कंपनी बी के द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी ए के द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितना अधिक है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। अब ए की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो ए के लिए SP सेलिंग प्राइस जो है वो दिया गया 36,000 रुपये। 36,000 रुपये के भी ये भी बेचता है, 36,000 रुपये वो भी बेचती है, मतलब बी कंपनी 20% का लाभ कमाती है, तो 1/5 मतलब 5 रुपये का खरीदती है, 6 रुपये का बेचती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक रेशियो, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ये भी SP है, ये CP है, तो SP जो हो जाएगा 6 रेशियो, तो SP अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो 6 रेशियो मतलब हो जाएगा 36 के दिया गया है। ठीक है, 36,000, 6 रेशियो बराबर 36,000 के दिया गया है, तो एक रेशियो का मान है जाएगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का एक रेशियो, जो कि इसके अंतर लाभ है, तो एक रेशियो मतलब 6,000 का ये लाभ कमाता है, 6,000 रुपये का लाभ कमाता है। अब इसका जो खरीद रेट हो जाएगा, क्रय मूल्य, वो कितना हो जाएगा, तो 5 रेशियो दिया है, तो 6 पंचे 30,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 30,000 रुपये खरीदता है, 36,000 रुपये बेचता है, तो 6,000 रुपये लाभ कंपनी कमाती है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया इसका, 36,000 रुपये, वो सॉरी 6,000 रुपये। इसके बाद बी कंपनी की बात करेंगे, तो बी के लिए भी SP जो है सेलिंग प्राइस वो कितना है, 36,000 रुपये, और ये जो कमाता है SP पर प्रॉफिट अगर हम बात करेंगे 20% ये भी कमाता है, तो 1/5 मतलब 5 रुपये की सामान 6 रुपये में भी बेचता है। तो यहाँ पर जो है ये कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, गणना मतलब सेलिंग प्राइस पर जो है ये अपने लाभ की गणना करता है।
तो सेलिंग प्राइस पर अगर लाभ की गणना करेगा तो ये 5 रेशियो के बराबर हो जाएगा 36,000। ठीक है, 5 रेशियो के 36,000, तो वो एक रेशियो कितना हो जाएगा, तो 36,000 5 से डिवाइड करेंगे तो 7200 रुपये का ये जो है लाभ कमाता है। ये कितना कमाता है, 7200 रुपये का लाभ कमाता है। अब अगर हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 7200 माइनस 6,000 ये हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो 1200 आ जाएगा। 1,200 रुपये का लाभ जो है आता है। 1,200 रुपये का लाभ जो है वो 6,000 रुपये पर आता है, क्योंकि हमें ए के मुकाबले निकालना है। इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। 2 शून्य इस तरीके कट जाएगा, 1 शून्य यहाँ से कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 10 दूना 20% हो जाएगा। तो 20% अधिक मुनाफा जो है ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले 20% अधिक बी कंपनी द्वारा लाभ कमाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 20%। चलिए, नीचे दिए गए समीकरणों को हल करना और एम और एन के बीच के संबंध ज्ञात करना। ठीक है, पहला तो एक समीकरण ये दिया गया, दूसरा समीकरण ये दिया गया है। तो चलिए, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 21 ये दिया गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 21 को ऐसे दो पार्टों 10 को ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करना या तोड़ना है जिसमें हम गुणा करें तो 21 आ जाए, जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो देखिए 7 और 3 ऐसी दो संख्या है, 7 3 21 आ रहा है, 7 3 10 आ रहा है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, तोड़ेंगे तब तो 10m स्क्वायर माइनस 7m हो जाएगा, माइनस 3m प्लस 21 बराबर 0। अब देखिए 7 3 10 है, मतलब सेम यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बस उसको मैंने तोड़ कर रख दिया है। यहाँ से अब हम m कॉमन लेंगे तो m माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो m माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे m बचेगा, यहाँ पे 7 3 21 तो 7 बचेगा। m माइनस 7 एक ब्रैकेट में तो m माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो m बराबर 7 और m बराबर 3, दो मान इसके आ गए m के। ठीक है, दो मान किसके आ गए, m के आ गए। अब इसी प्रकार हम दूसरे द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे और उसमें हम n का मान निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 15 को ऐसे डिवाइड करेंगे जिससे गुणा करें तो 56 आ जाए। तो n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 7n प्लस 56। ठीक है, तो अब देखिए 8 7 56 और 8 7 15, n आ जाता है तो ये सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 8, यहाँ पर माइनस 7 कॉमन लेंगे तो n माइनस 8 ये हो जाएगा। अब n माइनस 8 एक ब्रैकेट में, n माइनस 7 एक ब्रैकेट में। यहाँ पे n का मान 8 आ गया और एक n का मान आ गया 7। ठीक है, तो 8 और 7 आ गया, यानी कि 7 m का भी मान है और 7 n का मान है, मतलब कि m बराबर n के हो सकता है। ठीक है, m बराबर n के जो है हो सकता है। और n का मान 8 है और n का मान 3 है। m का मान 3 है, n का मान 8 है, मतलब n बड़ा भी है, n जो है m से बड़ा भी है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, m जो है बराबर है n के और n जो है बड़ा भी है। तो n ग्रेटर देन r इक्वल टू m के हो जाएगा ये संबंध। ठीक है, n ग्रेटर देन r इक्वल टू m, मतलब n बराबर भी है और n बड़ा भी है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये संबंध निकलेगा, सी पार्ट जो में जो दिया गया है ये संबंध जो है सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% मूल्य अंकित करता है, ऊपर अंकित करता है और अपने ग्राहक को 20% की छूट भी देता है। सामान बेचने के समय वो 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। लेन देन में उसका समग्र लाभ बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लागत मूल्य से ऊपर अगर 25% अंकित करें और फिर अपने ग्राहक को 20% की छूट दे दे तो ये बराबर हो जाता है, ना उसको लाभ होता है ना उसको हानि होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से मिलता है तो अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लगाते हैं इसको, तो 25% की छूट देता है। 25% मतलब 1/4, मतलब कि 4 रुपये की सामान है तो उस पर 5 रुपये MRP अंकित करता है, मतलब 25% ऊपर अंकित करता है तो MRP उस पर कितना 5 रुपये की अंकित करता है और वो 4 रुपये खरीद प्राइस है। तो यहाँ पे यह हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि वो 20% की छूट देता है, तो 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, मतलब छूट अगर देता है तो 5 रुपये MRP हो गया और 4 रुपये उसका जो है कास्ट प्राइस हो गया। 5 रुपये क्या हो गया, MRP हो गया। तो MRP और कास्ट प्राइस देखिए दोनों सेम है, 1 रुपये का आदान प्रदान इधर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, सेम सब लाभ जो कमाता है यहाँ पर लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम का वजन जो उपयोग करता है, मतलब कि वो 100 ग्राम का लाभ कमाता है 900 ग्राम पर। तो इसको अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो इस तरीके से 100 से गुणा करेंगे और 100/9 हो जाएगा
9 से अगर 100 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 11.11%। 11.11% जो है वो लाभ कमाता है ओवरऑल। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट। आंसर क्या है, ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई दिया गया है 9 सेंटीमीटर। एक त्रिकोण में भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर। यह त्रिकोण की परिधि मतलब कि परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे तो त्रिभुज का परिमाप है वो कितना दिया गया, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तो ये बराबर 90 के दिया गया है। अब मान लेते हैं इसकी जो एक भुजा तो दिया गया a बराबर 9 है, b बराबर x है और c बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मान रख देते हैं, 9 प्लस x माइनस 1 बराबर 90। तो ये हो जाएगा 2x, 9 में से गए 8 उधर जाएगा, अगर 90 में से घटेगा तो 82 हो जाएगा। तो x का मान 41 आ गया। तो इस तरीके से b का मान हो जाएगा 41, तो c का मान हो जाएगा 40। तो भुजा हमें प्राप्त हो गया 9, 41, 40 हो गया। तो अब उसका हम निकालेंगे s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ से अगर हम a प्लस बी प्लस सी 90 दिया गया, 90/2 करेंगे तो वो हो जाएगा 45। ठीक है, अब जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का इस त्रिभुज का, जिसका कोई भुजा बराबर ना हो, ना समबाहु हो, ना समद्विबाहु हो, तो उसका फार्मूला होता है √s। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, √s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये फार्मूला लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो s दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो वो 45 है। 45 माइनस 9 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 45 माइनस 40, तीसरे ब्रैकेट में 45 माइनस 41 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 45 इंटू 45 में से 9 जाएगा तो बचेगा 36, 45 में से 40 जाएगा तो बचेगा 5 और 45 में से 41 जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 गुणे 5 लिख सकते हैं। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 36 को हम ऐसे रखते हैं या फिर 6 गुणे 6 लिख सकते हैं और 5 गुणे 4 कर सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ग रूट निकालना है, मतलब जोड़े में पेयर में निकलेगा चीज़ें। तो 9 3 गुणे 3 पेयर हो जाए तो एक 3 निकल के आ जाएगा बाहर, 5 एक यहाँ है, 5 एक यहाँ, तो एक 5 निकल के आएगा, 6 गुणे 6 तो एक 6 निकल के आएगा और 4 मतलब 2 गुणे 2 तो एक 2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 5 या 15 छक्का 90 दूना 180। तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 180 आएगा। और आंसर दिया है आपके डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न है, समुच्चय का माध्य और मध्यिका क्या होगी। तो आप इसको निकाल सकते हैं, इसके बारे में बहुत बार बातें हो चुकी हैं। माध्य के लिए आप क्या करेंगे, इसको सभी को जोड़ के जितनी संख्या उससे डिवाइड करेंगे, माध्य आ जाएगा। माध्यिका के लिए सबसे पहले इसको आप रीअरेंज करेंगे आरोही क्रम में, फिर जो बीच वाली चीज़ें होगी अगर विषम है तो वही माध्यिका हो जाएगी। तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालिएगा, इसका आंसर बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, इसका कितना परसेंट होगा, ये कि इसका कितना परसेंट होगा ये बताना। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 दिया गया है। तो ये परसेंटेज के लिए हम 100 इसमें गुणा कर देंगे। ऊपर हो जाएगा 749 1 50, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 का क्यूब मतलब 50 25 पंचे 625। 625 गुणे 8 ये हो जाएगा 1000 और इंटू 100, यहाँ से शून्य कट जाएगा तीनों, आपका जो बचेगा ये 5% बचेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है 5500 रुपये के मूलधन को 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 महीनों के लिए निवेश करते हैं, तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। तो इसका फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, 8 महीना दिया गया तो इसको साल में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 8/12 साल हो जाएगा। और यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो दिया गया है 5500, 5500 आर का मान 3%, टी का मान है 8/12 और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 नीचे आ जाएगा तो 5500 गुणे 3 गुणे 8 बटे 100 गुणे 12, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका मान निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 4, 4 दूनी 8 और 55 गुणे 2 5 दूनी 10
95 10 11 110, तो सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है, यह दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है, तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे अगर हम बी निकालते हैं, मतलब दूसरी संख्या निकालते हैं, तो क्या है 330 के 3 गुना से 90 कम है। ठीक है, तो 330 गुणे 3 माइनस 90 कर देंगे, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 900। बी का मान आ जाएगा 900। और एक बार हम दिया किसी संख्या का, मतलब ए जो है 40%, दूसरी संख्या मतलब 900 जो आया है, 900 का 30% से 330 अधिक है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 270। 900 का 30% 270 प्लस 330/40 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, फिर ए बराबर मान के निकल के आएगा, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 270 प्लस 330 600 गुणे 100/40 सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो ए का मान आ जाएगा 1500। ए का मान कितना आ गया 1500। अब हमें निकालना है कि पहली संख्या मतलब 1500 के 4/5 हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो 1500 का 4/5 और जो दूसरी संख्या दिया गया है 900, वो कितना प्रतिशत है। तो इस तरीके से हम 100 करके निकाल लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, तो आ जाएगा 400/3। 400/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 133.33% आ जाएगा। क्या होगा 133.33% होगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो ये थे मैथ के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन इंग्लिश से देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बताना है इस क्वेश्चन वाक्य में। ट्यूबवेल कैन वाज ए मैन ऑफ माइट। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हो जाएगा ट्यूबवेल कैन। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ट्यूबवेल कैन। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रेडिकेट बताना। ही हैज ए गुड मेमोरी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो चीज़ें सब्जेक्ट के बारे में कही जाती हैं वो हो जाता है प्रेडिकेट। जैसे कि हैज ए गुड मेमोरी, इसमें क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, वाक्य में जो सब्जेक्ट या उसके उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय, यानी कि प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं हिंदी में, तो उसको कहा जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न चेंज द वॉइस, मतलब एक्टिव या पैसिव में बदलना। ही इज सेंट टू एस मैसेज, इसको हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में बदलना है, तो ये हो जाएगा अ मैसेज। इज लगा है तो इज हो जाएगा इज टू बी। सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट हो जाएगा बाई। बाई के साथ ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लगा देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट सही इसका। ठीक है, ए पार्ट इसका करेक्ट है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज द वॉइस, इसका भी हमें एक्टिव दिया गया, पैसिव बनाना है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर टू बी ब्रॉट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन है। लेट क्यों लगाया जाता है, लेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो आता है वो कोई चीज़ अगर सब्जेक्ट के बारे में रिसीव करता है या फिर लेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्पीकर या लिसनर को क्या है खुद करने के लिए जो है कहा जाए। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट को खुद करने के लिए कहा जाए वहाँ पे लेट लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट बिकम्स द रिसीवर ऑफ द वर्ब्स एक्शन। इन दिस केस अ ग्लास ऑफ वाटर सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे लेट का प्रयोग जो है इसलिए करेंगे क्योंकि स्पीकर लिसनर को खुद करने के लिए कह रहा है, तो लेट का प्रयोग इसलिए करेंगे। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ हंट्रेस। हंट्रेस फेमिनिन है, इसका मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग बताना है। 80 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट हंटर। फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग क्या होगा इसका, तो वो हो जाएगा लैंड लेडी। ठीक है, चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ हुप्स। हुप्स का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हुप हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में है। हुप मतलब जानवरों का जो खुर होता है उसको कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमें प्लूरल फॉर्म ऑक्स का जो है
प्लूरल फॉर्म बताना है, ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ऑक्सन, आंसर बी पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न में पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ नाउन, अंडरलाइन जो किया हुआ है किस प्रकार का नाउन है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के मतलब एक नाम है, नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राउड वाज वेरी बिग, क्राउड के बारे में बताना है क्या है। क्राउड की अगर हम बात करेंगे, क्राउड एक भीड़ है, ठीक है, और भीड़ जो होता है वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, समथिंग नॉन फिजिकल, जो नॉन फिजिकल होता है उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जाएगा, आंसर सी पार्ट इसका राइट। पिक द प्रोनाउन, प्रोनाउन हमें भरना है यहाँ पे। आई हैव ए बुद्धा स्टैचू एट होम इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भरना है, क्या भर दें जिससे कि जो है प्रोनाउन सही रूप से सही लगे। तो देखिए आई हैव ए बुद्धा स्टैचू एट होम इज ब्राउन इन कलर, क्या है इसका कलर जो है ब्राउन है, किसका, बुद्धा स्टैचू का। अब बुद्धा स्टैचू जो है वो एक तरीके से निर्जीव चीज़ है, निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इट हो जाएगा, इट इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, आर वियरिंग दियर जैकेट्स एज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे प्रोनाउन होगा दे आर वियरिंग दियर जैकेट्स एज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न में हमें प्रीपोजिशन भरना है। द मैनेजर हैज नो सपोर्टिव फैक्ट टू स्पीक ऑफ। ठीक है, यहाँ पे स्पीक के साथ आप होगा, ऐसा आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही सॉ अ कैट क्राउलिंग द फेंस। ठीक है, फेंस में जो बाड़ा लगा होता है ना, बाड़ा बना जाता है, उसके पास जो है उसने देखा कि कैट क्राउलिंग, क्राउलिंग मतलब कि फेंस के फेंस मतलब बाड़ा, बाड़ा के पास में जो है वो क्राउलिंग कर रही है। ही टूक इट टू स्कूल एट हिम, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे हम भरेंगे अंडर, यहाँ पहले तो अंडर हो जाएगा, अंडर द फेंस एंड विथ हिम, ही टू उसको लिया और स्कूल चलेगी उसको साथ लेकर, तो यहाँ विथ हिम हो जाएगा, आंसर इसका जो है ए पार्ट करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, टेंस भरना है यहाँ पे। इट इज़ क्लियरली पैसेंजर्स टू स्मोक इन द ट्रेन दे स्टिल दे इग्नोरेंट, यहाँ पे भरना है, क्या क्या भरा जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो देखिए इट इज़ क्लियरली रिटर्न। ठीक है, इट इज़ क्लियरली रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न होगा, क्या लिखा रहता है, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक। ठीक है, स्मोक अलाउड नहीं होता इन द ट्रेन। ठीक है, स्टिल दे आर बीइंग इग्नोरेंट, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो आर बीइंग होगा यहाँ, आंसर बी ऑप्शन राइट। अगले प्रश्न में भी हमें भरना है टेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो दे प्लेड अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग व्हाट डिड यू डू, यही हो जाएगा आंसर इसका बी ऑप्शन से, यहाँ पे प्लेड हो जाएगा और यहाँ पे डिड हो जाएगा, होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब भरना है। वी फॉर रोहन, तो वी फॉर रोहन क्या कर रहे हैं, तो वी आर वेटिंग फॉर रोहन। ठीक है, वेटिंग मतलब कि हम रोहन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले प्रश्न में वी टू विजिट द म्यूजियम, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें हो जाएगा वी वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम, आंसर इसका बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आर्टिकल भरना है। ए एन और द, तीन प्रकार के आर्टिकल होते हैं, यहाँ पे कौन सा लगेगा। रोहन इज होल्डिंग ऑनरेडी पोस्ट, ऑनरेडी के पहले क्या लगेगा, तो देखिए ऑनरेडी को जो हम संबोधन करते हैं तो इसका जो वॉवल साउंड है वो आ से निकलता है, और आ जो होता है स्वर होता है, स्वर के पहले एन लगता है, तो यहाँ पर वॉवल के पहले एन हो जाएगा, एन ऑनरेडी पोस्ट। ठीक है, यू कैन डू द वर्क इफ़ यू हैव डैश पेशेंट, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 95 में कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता, टी पार्ट हो जाएगा। विच ऑफ द ब्लैंकेट फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव भरना है। ठीक है, आई डोंट हैव डैश फ्रेंड, यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव लगेगा, तो यहाँ पे मैनी लगेगा, आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। इट इज प्रॉब्लम, यहाँ पे स्मॉल जो लिखा हुआ ये डैश था, यहाँ पे भरना था तो पहले से भर गया, स्मॉल हो, इट इज ए स्मॉल प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हमें एडवर्ब भरना है, एडवर्ब बताना है। ठीक है, टाइप ऑफ एडवर्ब, विदिन जो लिखा है इज मिस्टर दास विदिन, अब विदिन किस प्रकार का एडवर्ब है, तो ये है प्लेस ऑफ एडवर्ब, प्लेस टाइप ऑफ एडवर्ब। ठीक है, स्लोली एंड सैडली वी लेट हिम डाउन, स्लोली एंड सैडली किस प्रकार का एडवर्ब है, तो ये जो है मैनर टाइप का एडवर्ब लगा हुआ है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्म द वर्ड, मतलब इससे वर्ड बनाना है, इस वाले से वर्ड हमें कौन सा इसमें से बन जाएगा, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो कंटेंट जो है बन जा रहा है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट है। बाकी इसमें अगर देखा जाए तो यू है, यू जबकि इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो SCIENC, अब दो बार सी है लेकिन ऊपर एक ही बार सी है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। यहाँ पर भी दो बार सी है इसलिए ये भी नहीं बन पाएगा।
तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।